नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसी लेक्चरर मुख्य परीक्षा होने वाली है, प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ गया। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये परीक्षा देनी है। प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े जितने भी लोग थे उनमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि उनको मुख्य परीक्षा देनी है और उस पर एक वीडियो बनाया जाए। उन लोगों का प्रीलिम्स एग्जाम पास हुआ है, मेंस के लिए स्ट्रेटेजी बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है उनको। पेपर भी ये पहली बार हो रहा है इस तरीके के पैटर्न का, इसके पहले ऐसा पेपर हुआ नहीं है, आयोग के द्वारा लिया नहीं गया है, तो थोड़ी सी मुश्किल तो आती ही है। जैसी लेक्चरर मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसको कैसे आपको कवर करना चाहिए, कैसी योजनाएं आपको बनानी चाहिए। फरवरी में एग्जाम है, तो इस कारण से बहुत ज्यादा समय भी आपको नहीं मिल पाएगा कि आप आराम से तैयारी करें। और तैयारी करने के लिए अनुकूल समय भी इतना ठीक है, बहुत कम नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, कम भी नहीं मानिए इसको आप, क्योंकि इसी में आपको कर दिखाना है और सबके लिए इतना ही समय है। प्रारंभिक परीक्षा जिन लोगों ने पास की है वो बिना किसी लेट लतीफी के इसमें जुट जाए। सिलेबस के बारे में अगर हम सबसे पहले चर्चा करें तो सिलेबस को मुख्य तौर पर सामान्य हिंदी, हिंदी निबंध और वैकल्पिक विषय में बांट सकते हैं। लेकिन सामान्य हिंदी और हिंदी निबंध का अलग अलग कोई पेपर नहीं होगा, ये दोनों मिलाकर 100 नंबर का एक पेपर आपसे पूछा जाएगा, जिसके अंतर्गत 50 नंबर सामान्य हिंदी के लिए निर्धारित किए गए हैं और 50 अंक निर्धारित किए गए हैं हिंदी निबंध के लिए। ये जो 100 अंकों का पेपर होगा ये 2 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे में आपको इसको परंपरागत तौर पर देना होगा। कहने का मतलब लिखने वाला ये पेपर है। परंपरागत जहां पर लिखा हो तो उसका मतलब होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब लिखने वाला पेपर, और इस लिखने वाले पेपर में आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा, आपको उन सारी चीजों को कवर करके जाना होगा जो सिलेबस में दी हुई है। तो ऐसा ही पेपर आपका वैकल्पिक विषय का भी होने वाला है, लेकिन उसका वेटेज बहुत ज्यादा है। 400 अंकों का ये संपूर्ण एग्जाम है, पूरी परीक्षा 400 अंकों की है और 400 अंकों में सामान्य हिंदी और हिंदी निबंध के लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। 300 अंक जो हैं वो निर्धारित हैं वैकल्पिक विषय के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सामान्य हिंदी और हिंदी निबंध के सिलेबस और उसके स्ट्रेटजी की। बाद में हम बात करेंगे वैकल्पिक विषय के बारे में, स्ट्रेटजी की, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे, वैकल्पिक विषय बहुत सारे, तो सबका सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करना संभव नहीं है और ना उसकी कोई जरूरत यहाँ पर महसूस हो रही है। अगर सामान्य हिंदी की बात की जाए तो इन हिंदी के पेपर को, वैसे ये कंप्लीट पेपर मैंने आपको कहा सामान्य हिंदी और निबंध एक साथ आपको आपसे पूछा जाएगा, आपको एक ही पेपर में दिया जाएगा, लेकिन इसको 2 खंडों में बांटा गया है। प्रथम खंड यानी कि जब आप पेपर उठाएंगे तो उसमें लिखा रहेगा खंड 1 या प्रथम खंड, और प्रथम खंड में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है वो अनसीन पैसेज पे डिपेंड होगा, उस पर आधारित होगा, बेस्ड होगा, डिपेंड से सही शब्द है वेस्ट कहना। अपठित गद्यांश, और अपठित गद्यांश का ठीक उसी तरीके से यहाँ पर पूछा जाएगा जैसे इन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी में पेपर लिया था, उसी तरीके से यहाँ पर अपठित गद्यांश के अंतर्गत इन्होंने जो सिलेबस रखा है उसमें संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न और रेखांकित अंशों की व्याख्या और उसका शीर्षक, इतने प्रश्न एक गद्यांश पर आपसे पूछने का निर्णय लिया है। कभी कभी इन्होंने क्या किया है, कभी कभी जब ऐसा सिलेबस ये रखते हैं तो गद्यांश 2 भी दे देते हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि ये एक गद्यांश आपसे पूछेंगे, क्योंकि इनके पास दूसरे टॉपिक में देखिए यहाँ पर अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, उसमें क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रिया और हिंदी वर्ण वाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे और लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां और हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, ये इन्होंने सिलेबस में रखा है। तो इसको दूसरे प्रश्न को जाहिर सी बात है ये खंड खंड में बांटेंगे, आपसे विलोम शब्द यहाँ पर लिखवाएंगे, आपसे विराम चिन्ह या शब्द रचना या फिर मुहावरे लोकोक्तियां, इनमें से प्रश्न पूछेंगे। तो आपको इसको प्रैक्टिस करके तैयार करके जाना है। तैयारी कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले तो आप अपठित गद्यांश कोई भी पुराना पेपर उठाइए और वहां से देखिए कि आयोग कैसे प्रश्न पूछता है। तो आपको ये लगेगा कि बहुत सरल प्रश्न होते हैं जिनको करना बहुत आसान है, लेकिन गुणवत्ता
पूर्वक इसको सही से इस लायक बना के करना कि आपको मार्क्स देने के लिए एग्जामिनर मजबूर हो जाए, ये प्रैक्टिस से आएगा। अपठित गद्यांश का संक्षेपण, संक्षेपण किसे कहते हैं, संक्षेपण के पैरामीटर्स क्या होते हैं, संक्षेपण कितने शब्दों में करना चाहिए, संक्षेपण करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सब आपको कमरे पे अपने घर पे एग्जाम से पहले पढ़कर प्रैक्टिस कर कर तैयार कर लेना चाहिए। और उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसमें ये प्रश्न जो होते हैं गद्यांश पर ही आधारित होते हैं, लेकिन ये कोई छोटे बच्चों का गद्यांश नहीं है, तो उनको अपने शब्दों में लिखना होता है। कहने का मतलब वहां की लाइन आपको, वहां की पंक्ति आपको हूबहू नहीं उतार देनी है कि आपने वहां से जो पंक्तियां पढ़ी उन पंक्तियों को नीचे टंकित कर दिया सीधा देख के, तो ऐसा नहीं है, तब ये सही नहीं माना जाएगा, उसमें मार्क्स बहुत कम आपको मिलेंगे। और रेखांकित अंशों की व्याख्या, व्याख्या भी करने की कुछ टेक्निक होती है, कुछ तरीके होते हैं जिनके माध्यम से इसमें 100% नंबर मिल जाते हैं। अगर ये 50 नंबर का खंड है, प्रथम खंड, तो मैं मान के चलता हूं कि लगभग 20 नंबर, 15 से 20 नंबर के बीच में प्रथम खंड से ये प्रश्न बनाकर आपसे पूछेंगे, 20 नंबर तक ये पूछा जा सकता है। और क्योंकि दो ही प्रश्न है, तो सेकंड वाला जो खंड है, दूसरा जो प्रश्न है खंड 1 का, उसमें तो बहुत सारे प्रश्न होंगे, लेकिन पहले वाले में आपसे एक गद्यांश या कभी कभी दो गद्यांश देके 20-25 नंबर के या अंक के आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करके आप जाइए, पुराना पेपर कोई उठाइए, देखिए कैसे पूछते हैं और प्रैक्टिस करिए, कम से कम 10-15 करके जाइए। अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि ये परंपरागत पेपर है, यहाँ आपसे लिखने के लिए भी पूछा जाएगा, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि अनेकार्थी शब्द की परिभाषा आप बता दीजिए। नॉर्मली ऐसा प्रश्न नहीं बनता, नॉर्मली ऐसा प्रश्न बनता है कि आपको दिया जाएगा शब्द और कहा जाएगा इसके अनेकार्थी शब्द लिखिए 4-5, या आपसे विलोम पूछ लिया जाएगा, या आपसे मुहावरे और लोकोक्तियां पूछी जाएंगी जो परंपरागत तौर पर बहुत सारे प्रश्न पेपर्स में आपसे अलग अलग पूछी गई हैं। तो मुहावरा और लोकोक्तियां, ये जो मुहावरे आपसे पूछे जाते हैं, मुहावरा आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन इस मुहावरे को इस लेवल पे, यहाँ कंपटीशन लेवल पर आके आप कैसे डील करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे, मैंने आपको बताया था कई क्लासेस में कि उदाहरण जो आप देते हैं उससे पता चलता है कि आप कितना सोच सकते हैं, आपके सोचने समझने की क्षमता क्या है। तो इस लिहाज से मुहावरे और लोकोक्तियों के उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार आपसे जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो बड़े सरल सरल पूछ लिए जाते हैं जो आपको पता ही होते हैं, लेकिन उसमें भी मार्क्स में अंतर आ जाता है, क्योंकि उदाहरण अगर आपने रामू श्यामू वाला ही लिखा तो आपको नंबर भी रामू श्यामू वाले मिलेंगे। तो थोड़ा सा उससे आगे बढ़ के थोड़ा सा अच्छे उदाहरण, जैसे कोई राजनीतिक मुद्दा अगर चल रहा है तो उससे बच के, लेकिन अपने समकालिक मुद्दे जो भी हैं आपके देश के, विदेश के, या अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में जो घटनाएं हो रही हैं उन पर आधारित आप उदाहरण बनाइए। आप वर्तमान समय से उसको जोड़िए, आप उसको केवल एक जो स्टैटिक उदाहरण है उनसे बाहर निकलिए, तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। बाकी रचना, शब्द रचना, इन सब पोर्शंस में भी बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती हैं, बहुत सारे वर्तनी दोष होते हैं, उनको देखना, उनको समझना, ये सब सारी चीजें जो हैं वो आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। अशुद्धियां कैसे, अशुद्धियां ढूंढना और अशुद्धियों को सही करना, ये दोनों चीजें जब आप खूब ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं अशुद्धियों पे, तभी आपको आ पाती हैं। तो ये सारी चीजें, इसका तरीका ये होना चाहिए कि आप पहले इसको समझिए कि वास्तव में है क्या। अगर आपने समझ लिया कि समास है क्या, तो आप समास से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उस पर थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, अच्छे से कर लेंगे। आपने संधि को समझ लिया, ऐसे ही आपको पता है कि विराम चिन्ह क्या होता है। तो इस तरीके से आप केवल यहाँ पे शॉर्टकट मत मारिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 300 नंबर का दूसरा पेपर होगा, जिसको मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, ये वाला, यहाँ पर मार्क्स जो है वो लोगों के एक सब्जेक्ट के अंतर्गत वैरी करेंगे, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना यहाँ पर अगर आपने एक मिस्टेक किया निबंध में, अगर आपको 50 में एक ही निबंध ये पूछ रहे हैं, 50 में 40 भी मिल सकता है और 50 में 20 भी मिल सकता है, तो यहाँ पर इफेक्ट ज्यादा पड़ जाएगा। और ये सबके लिए समान तरीके का प्रश्न होगा, सबके लिए कॉमन पेपर है, तो ये इफेक्ट इसलिए ज्यादा डालेगा। तो यहाँ की स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये प्रैक्टिस, और इसको प्रैक्टिस करने से पहले इसकी समझ और कंक्रीट मटेरियल, बिल्कुल ठोस मटेरियल जो आपको भटकाए ना इधर उधर, आपको
ऐसा ना लगे कि इससे पढ़ें या दूसरी किताब से पढ़ लें। 4 किताबें आपने रख ली, 10 टॉपिक के लिए 4 किताबें, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है। तो एक विश्वसनीय सामग्री आपके पास होनी चाहिए। फिर उस विश्वसनीय सामग्री पर आप इतना काम कर लें कि वो आपकी तैयार हो जाए और उसमें से आप अपने काम की चीजें निकाल पाए। किताबें सब अच्छी होती हैं, सारी किताबों में बढ़िया सब मटेरियल दिया होता है काम भर का, लेकिन आप उसको एग्जामिनेशन हॉल तक लेके कैसे जाते हैं? लेकर गए और फिर वहां पे लेकर गए तो क्या लिख पाए? वहां पर जो पूछा जा रहा था उसमें उसका उपयोग कर पाए? तभी तो उसका सदुपयोग होगा। तो ये काम करना होता है, तो ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए। हिंदी निबंध की जहां तक बात है, इन्होंने 6 टॉपिक्स दिए हैं। संस्कृति और साहित्य पे पहला टॉपिक है, साहित्य और संस्कृति, या साहित्य का संस्कृति पर प्रभाव, या भारतीय संस्कृति और साहित्य, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आज का जो साहित्य है वो कहाँ तक भारतीय संस्कृति को संजो के चल रहा है। इस तरीके के मुद्दे ये पहले टॉपिक में आते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय विकास योजनाएं और उनका क्रियान्वयन। तो ये टॉपिक जो होता है वो समसामयिकी से रिलेटेड होता है और करंट अफेयर जिसको आप कहते हैं, उनमें जो घटनाएं पढ़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अंतर ये हो जाता है कि निबंध आप जब लिख रहे हैं, निबंध की एक क्लास हुई है, पहली क्लास, उसको आप देखिएगा कि निबंध को कैसे आप स्टार्ट करते हैं, निबंध में सामग्री कैसे आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप उसको लिखते हैं। आगे भी उसमें क्लासेस आती रहेंगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं निदान, विज्ञान और पर्यावरण अगला टॉपिक है, प्राकृतिक आपदाएं और उनके निवारण, और कृषि उद्योग और व्यापार। अब यहाँ पर सबसे मजे की बात यह है कि टॉपिक तो इन्होंने 6 दे दिए, लेकिन इनमें से एक निबंध केवल आपको चुनना है। एक निबंध, इसके अंतर्गत एक ही खंड है और इस खंड में से एक निबंध। तो आपको निबंध यहां पर मिलेंगे 6। उम्मीद है कि ये 6 निबंध मिलेंगे, उम्मीद है नहीं, ये 100% श्योर है। 6 निबंध मिलेंगे, एक ही खंड होगा और इस खंड से एक ही निबंध आपको लिखना है। यानी कि 6 में से एक निबंध लिखना है। लेकिन यहां पर देखिए 1000 शब्द का निबंध है। तो थोड़ा सा, जैसे आरओ के निबंध में 600 शब्द में ये लिखवाते हैं, पीसीएस में 700 शब्द में लिखवाते हैं, मेंस में यहाँ पर 1000 शब्द। ऐसा ही इन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी वाले पेपर में भी किया था। तो 1000 शब्दों का ये निबंध लिखना होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक तरीका बता रहा हूं कि कम मेहनत में कैसे तैयार इसको कर सकते हैं। यहाँ पे 6 टॉपिक हैं, कोई जरूरी नहीं है आप 6 टॉपिक तैयार करिए। लेकिन ये भी मत कीजिएगा, बाध्यता कहीं इनके पास नहीं है कि ये 6 निबंध लिखें, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि ये 6 निबंध ही आपसे पूछेंगे। हो सकता है कि ये आपसे कम निबंध भी पूछ ले, 3 ही पूछ के कह दे कि एक लिखिए, 4 पूछ के कह दे। कोई बाध्यता नहीं है, कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं है। इसके अंतर्गत एक खंड होगा और इस खंड में एक निबंध आपको चूज करना होगा और उसको लिखना होगा। और इस निबंध को अधिकतम विस्तार 1000 शब्द आप दे सकते हैं, ये इन्होंने स्पष्ट लिख दिया है। और लिखा है कि निबंध हेतु निम्नवत क्षेत्र होंगे। तो निबंध के लिए जो निम्नवत क्षेत्र यहाँ पे दिए हैं, तो इन क्षेत्रों में से सभी क्षेत्र या फिर 2-4 क्षेत्र। तो मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि इतना शॉर्टकट मत चलिए। जैसे कई लोग कहते हैं कि मैं साहित्य में निबंध किसी भी दशा में, रात में हमको जगा दीजिए 12 बजे तब भी लिख सकता हूं। तो वो लोग, हो सकता है ऐसा कुछ पूछ लिया जाए साहित्य पे, या ना पूछा जाए उस बार, या ऐसा कुछ पूछ लिया जाए जहां आपके हाथ पांव ढीले हो जाएं। तो आप थोड़ा सा स्पेयर लेके चलिए, आप थोड़ा सा अपने को विस्तारित करके चलिए। साहित्य और संस्कृति अगर आप तैयार कर रहे हैं और दूसरा आप प्राकृतिक आपदाएं कर सकते हैं, तो उसपे मैटर कलेक्ट कर लीजिए, उसपे थोड़ा सा फ्रेमिंग कर लीजिए, सिनॉप्स कर लीजिए, उसको सिनॉप्सिस बना लीजिए। कृषि पे आप लिखना चाहते हैं तो कृषि पे तो सब लोग लिख लेते हैं। शुरू होता है यहीं से कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। बचपन में पढ़ा था तब से यही लिखते आ रहे हैं। लेकिन जुआ कभी कभी गड़बड़ हो जाता है और जुए में हम हार जाते हैं, मार्क्स हमको नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो लेवल जो आप कक्षा 4 में सीखे थे, यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो मजा नहीं आएगा। सरल शब्दों में होना चाहिए निबंध, लेकिन इतना सरल नहीं होना चाहिए कि वो बच्चों वाला हो जाए, है ना। क्लिष्ट शब्द नहीं प्रयुक्त करने हैं, लेकिन निबंध की जो सामग्री होगी, जो उसकी विषय वस्तु होगी, जो उसकी आप कह सकते हैं थीम होगी, जो आप लिख रहे हैं, जो आपके विचार होंगे, जो आप सुझाव दे रहे हैं, उनका जो स्तर होगा वो इस स्तर का होना चाहिए कि आप ग्रेजुएट हैं, कम से कम ऐसा लगे, है ना। आप पॉलिसी मेकिंग बॉडी में जाते हैं, आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं इस परीक्षा के बाद में, तो कम से कम आप जब कुछ स्तरीय पढ़ेंगे तो
तभी तो दूसरों को पढ़ा पाएंगे। आप लेक्चरर बनने जा रहे हैं तो आपसे यहाँ जो अपेक्षा की जाएगी वो बच्चों से थोड़ा ज्यादा की जाएगी। बच्चों का जो लेवल है उस लेवल से ऊपर का लेवल आपसे वो चाह रहे हैं। तो इसमें कम से कम इन 6 में से 3 तो आपको करना ही होगा। बाकी बातें हम निबंध की क्लास में आपको बताएंगे। और ज्यादा अच्छा होगा कि 4 टॉपिक आप इनमें से कोई छांट लें। जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि विज्ञान और पर्यावरण हम नहीं करेंगे तो मत करिए। आपको लगता है कि हम राष्ट्रीय विकास योजनाएं नहीं करेंगे तो मत करिए, तो छोड़ दीजिए। तब ये 4 तैयार होनी चाहिए। अब इनमें से अगर कोई दूसरे 2 टॉपिक हैं जो आपको लगते हैं कि नहीं हो पाएंगे तो उनको छोड़ दीजिए। कहने का मतलब स्ट्रेटजी आप ऐसे बनाइए। ये रणनीति का वीडियो है तो मैं ये आपको बता रहा हूं। लेकिन यहाँ पे पहले खंड में जो प्रथम खंड है, प्रथम खंड में कुछ छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। इनमें से हो सकता है ये संधि पूछें, फिर ये जो आगे टॉपिक दिए सब छोड़ दें, फिर मुहावरे पूछ ले आपसे। हो सकता है उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां और हिंदी भाषा के प्रयोग से प्रश्न पूछें या ना पूछें। इनका मन है, तद्भव तत्सम मन करेगा तो पूछेंगे, नहीं तो ये वर्तनी दोष पे पूछ लेंगे। विलोम शब्द मन करेगा तो पूछेंगे, नहीं तो ये शब्द रूप पे पूछ लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे टॉपिक पर आपसे प्रश्न पूछें, लेकिन कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहां ऑप्शन नहीं होगा। यहां ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये जो पेपर है यहां पर कोई या लगा के आपसे पूछने की संभावना कम है, या आपको इस रूप में तैयार भी नहीं होना चाहिए कि ये नहीं तो ये कर लेंगे। तो कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है, तो आप इन सब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाइए, शॉर्ट नोटिस पे बना के जाइए, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि प्रैक्टिस करके जाइए। ये तो पहला पेपर निपट गया, प्रथम प्रश्न पत्र जो 100 अंक का था। अब आगे बढ़ते हैं वैकल्पिक विषय, और ये सबके अलग अलग है। किसी का बायोलॉजी हो सकता है, किसी का हिस्ट्री हो सकता है, किसी का हिंदी है, किसी का मतलब हिंदी साहित्य, और किसी का इंग्लिश लिटरेचर है, किसी का ज्योग्राफी है, किसी का कुछ है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ की जो स्ट्रेटजी है उसमें केवल मैं इतनी आपकी हेल्प कर सकता हूं कि आप प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि सारे सब्जेक्ट मुझे आते नहीं, और सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कोई एक व्यक्ति डील भी नहीं कर सकता, पढ़ा भी नहीं सकता। लेकिन इन्होंने एक काम बड़ा बढ़िया किया है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में जब इन्होंने सिलेबस लिखा तो उसमें परीक्षा योजना में देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि वैकल्पिक विषयों के परंपरागत प्रश्न पत्र, परंपरागत का मतलब वही है कि डिस्क्रिप्टिव आपको पेपर देना है, लिखने वाला पेपर आपको मिलेगा, उसकी रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप और अंकों का विभाजन निम्नवत है। 3 खंड में इन्होंने पेपर को बांट दिया है, और ये जो 3 खंड है, एक खंड आ, बा और सा, यहां से ये पेपर थोड़ा सा तैयार करने की दृष्टि से आसान हो जाता है। 20 प्रश्न इन्होंने पूछने की बात कही है कि 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और ये 3 खंड में बटा होगा। पहले खंड में इन्होंने कहा 5 प्रश्न, दूसरे खंड में इन्होंने कहा कि 15 प्रश्न, और नहीं 5 ही प्रश्न यहाँ पे, और अगला जो खंड होगा उसमें इन्होंने कहा कि 10 प्रश्न हम पूछेंगे। तो 5 5 10 और 10, ये 20 प्रश्न आपसे पूछने ये जा रहे हैं। और यहाँ पे अंक भी इन्होंने इसका निर्धारित कर दिया है। ये जो 5 प्रश्न होंगे वो 25 अंकों के होंगे, ये जो 5 प्रश्न होंगे वो 15 अंकों के होंगे, और जो ये 10 प्रश्न होंगे ये 10 अंकों के होंगे। और इस तरीके से ये 125, और ये 75, और यहाँ पर ये 100। तो इस तरीके से ये टोटल पेपर आपका 300 नंबर का, इसको जोड़ेंगे तो 300 अंकों का ये पेपर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? आपके पास इसका ओल्ड ईयर का पेपर नहीं है, यहां पर आपको जो वैकल्पिक विषय पीसीएस में पूछे जाते हैं अपर सबऑर्डिनेट में, उनके पेपर उठाने चाहिए। लगभग ये सारे विषय वैकल्पिक विषय के तौर पर पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, मेंस या मुख्य परीक्षा इसमें होती रही है, तो वहां से प्रश्न आपको उठाने हैं। लॉन्ग प्रश्न, शॉर्ट प्रश्न, हर तरीके के प्रश्न वहां भी आपको मिल जाएंगे। मुख्य रूप से जो फॉर्मेट होता है वो 150 और 200 250 अंक वाला होता है। 50 अंक वाले भी जो यहाँ पर लघु उत्तरीय हैं उन्हीं को आप कन्वर्ट करके तैयार कर सकते हैं, कि ऐसे प्रश्न भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सब्जेक्ट में जिसमें करंट अफेयर का थोड़ा सा भी योगदान होता है, उससे रिलेटेड करंट अफेयर के मुद्दे भी आप देख लीजिएगा। बाकी जहां पर करंट अफेयर का योगदान नहीं है, जिन विषयों में, सारे सब्जेक्ट्स में नहीं होता है, तो वहां देखने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको ऑप्शनल पेपर के, पीसीएस के जो मेंस के पेपर हैं उनको उठाना होगा। हिस्ट्री वाले हिस्ट्री का ले ले, ऐसे ज्योग्राफी वाले, बायोलॉजी वाले, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी जिनका है वो ले लें। और इसमें करिए ये, आप जो भी आपको समय मिला है उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट आप बनाइए।
फॉर्मेटिंग करिए, बार बार इसको। आप पूरा आंसर लिखने बैठेंगे तो आपके पास समय नहीं है, आप पूरा आंसर लिखने बैठेंगे तो पता चलेगा कि पूरा महीना बीत जाएगा, 20 आंसर भी आपके तैयार नहीं हुए। लेकिन आप फॉर्मेट केवल बनाएंगे, और सब्जेक्ट को अगर 3 घंटे भी रोज दिए तो एक दिन में आप 3 घंटे में कम से कम 2 बड़े वाले प्रश्न, 5 छोटे वाले प्रश्न, और ऐसे ही 5-10 ये सबसे छोटे वाले प्रश्न जो खंडसा में अति लघु उत्तरीय पूछे जा रहे हैं, इनका फॉर्मेट एक दिन में बनाएंगे। और एग्जामिनेशन से पहले ये मान के चलिए कम से कम 100 प्रश्न, यहां से आप 50 प्रश्न मत रख लीजिए, 100 यहां से ज्यादा हो जाएगा। 50 अच्छे अच्छे प्रश्नों को छाटिए, अपने विषय में आप पारंगत होंगे, आपने एग्जाम पास किया है, उनका फॉर्मेशन करिए, बना डालिए। 100 प्रश्न यहां से कम लघु उत्तरीय वाले जो हैं, और अति लघु उत्तरीय वाले 200 प्रश्न। और जब इसको तैयार कर रहे हो आप, तो मेरा तो मानना है कि सबसे अच्छा है कि आप लघु उत्तरीय तौर पर तैयार करिए। वो दीर्घ उत्तरीय आ जाएगा तब भी काम चलेगा, लघु उत्तरीय आ जाएगा तब भी आपका काम हो जाएगा, और अगर वो अति लघु उत्तरीय हो गया तब भी, तो बीच में आप रहिए। और ये जो 100 प्रश्न छाटिए आप, ये ऐसे हो जो रेगुलर पूछे जाने वाले हो, या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जो उस सब्जेक्ट का बिल्कुल आधार हो। पता चल जाएगा आपको, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट है तो आप आसानी से इसमें गेस कर सकते हैं। लेकिन ये एग्जाम पास होगा केवल प्रैक्टिस से। ये एग्जाम आपको केवल पढ़ने के बल पे आप जाएंगे देने तो ये धोखा दे जाएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका ये एग्जाम पास हो जाएगा। आप एक ग्रुप बना लीजिए 2-3 लोगों का, एक दूसरे से आंसर चेक कराइए, या फिर अगर कोई गाइड कर रहा है आपके विषय को तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये आप कवर कर सकते हैं हमारे द्वारा भी। ये वाला जो पोर्शन है इसको कवर करने के लिए आप हमारी मदद भी ले सकते हैं। आपको 1-2 दिन में हम अनाउंस करके बता देंगे। और ये एक हम इसमें पूरा हिंदी और निबंध का कंप्लीट मटेरियल सहित, यानी कि इसमें क्लास, क्लास के साथ में मटेरियल, और मटेरियल के साथ में आपका प्रैक्टिस डेली का कुछ, और साथ में कुछ का मतलब यह है कि इसी सिलेबस से कुछ ना कुछ आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाए। और साथ में आपको इसमें टेस्ट भी, एक आध टेस्ट भी आप देके जाइए। ये ऐसे वाले पोर्शन की भी मैं बात कर रहा हूं, इसको अगर हम कर लेते हैं तो काफी हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे इंपॉर्टेंट ऐसे कौन से हैं ये आपको मिल जाए, पीडीएफ उनका मिल जाए, तो आप उसको करके जाएंगे तो उससे प्रश्न आपको मिलेंगे, वैसा ऐसे आएगा, आप पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप आसानी से उसको कर लेंगे। तो इसके लिए अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आपको 6307281212 इस पर क्या करना है, 6307281212 इस पर लिख के भेजना है जीआईसी मेंस। जीआईसी लेक मेंस लिख दीजिए, या जीआईसी मेंस लिख दीजिए, जीआईसी लेक मेंस या जीआईसी मेंस लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए। तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि कैसे कैसे ये है, और हम इसको जल्दी स्टार्ट करके और आपकी कम से कम इतनी तैयारी तो करवाने का प्रयास करेंगे कि इस पोर्शन में आपको हाईएस्ट मार्क्स जो मिल सकते हैं वो आ जाए। लास्ट ईयर के रिजल्ट में भी जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनमें एक बहुत खास बात हमने देखी कि वो पढ़े भले कम, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस की, जैसा हम लोगों ने कहा वैसा करते रहे, अपने मन से भी करते रहे। और मैंने आपको मिलवाया भी था, वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनका एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं, आप उनके पढ़ने के तरीके को भी देख सकते हैं कि कैसे खंड शिक्षा अधिकारी में उनका सिलेक्शन हुआ था। वैसा ही कुछ सिलेबस यहाँ पर है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रख के तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए आप ये मैसेज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दिया हुआ है, 6307281212 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। और इस पर आप जीआईसी लेक्चर मेंस लिख के व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। थोड़ा सा अगर लेट मैसेज आता है तो थोड़ा सब्र रखिएगा, और जल्द ही इसको हम अनाउंस कर देंगे 1-2 दिन में कि कैसे कैसे क्या स्ट्रेटजी क्या है। और हमारा अलग से निबंध का भी बैच स्टार्ट हो रहा है 21 दिसंबर से, तो उसमें भी जो लोग चाहे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें चाह रहे हैं कि ये पेपर आपका तैयार हो जाए और इसमें आप अच्छा करना चाह रहे हैं, अलग से निबंध तब आपको लेने की जरूरत नहीं है, हम साथ में ही दोनों को करा देंगे। बाकी जो ऑप्शनल की बात है तो उसमें आप एक आध आंसर लिख के अगर हमको भेजेंगे तो हम उसमें थोड़ा बहुत आइडिया आपको जरूर दे सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर गाइडेंस ऐसे नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। तो ये रहा इसका एक डिटेल
स्ट्रेटजी और सिलेबस का वीडियो और हमारा जो कार्यक्रम उसके बारे में जानकारी। आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताएं। थैंक यू सो मच।